डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी, अर्थात वही करिए जो सही है, ना कि वो करिए जो आसान है। सही करना चाहिए चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी विचार के साथ मैं नीतू गर्ग आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के लेसन नंबर 2 इकोनॉमिक्स में से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग 2 करेंगे। पिछले भाग के अंदर हमने प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर इनका योगदान कितना है। भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे 1973-74 की, और उसमें भी हम बात करेंगे कि जो नीले रंग में आप देख रहे हैं ये प्राथमिक क्षेत्र है, अर्थात कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसका योगदान कितना है। उसके बाद बिल्कुल पतली सी रेड कलर की लाइन जो है द्वितीय क्षेत्र को शो करती है, और जो तीसरा क्षेत्र है वो हरे रंग में, वो है तृतीय क्षेत्र। और आज 2013-14 की बात करें तो जीडीपी के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान देखिए, और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो उद्योगों से जुड़ा हुआ है, और तृतीय क्षेत्र जो सेवाओं से जुड़ा हुआ है, उसका योगदान जो है कितना अधिक है। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी अधिक है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि जो है वो तृतीय क्षेत्र में हुई है। अब हम बात करते हैं हिस्सेदारी की। अगर हम 73-74 की हिस्सेदारी की बात करें तो 40%, लगभग आधा हिस्सा ही लगा लीजिए प्राथमिक क्षेत्र का था, उसके बाद 10% द्वितीय, और उसके बाद आधा जो था तृतीय क्षेत्र का योगदान था। लेकिन आज 2013-14 में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो सिमटकर 1/6 रह गया है, और 5/6 जो योगदान है वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का है। तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान इतना अधिक बड़ा है, इसके पीछे जो कारण है हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, पहला कारण, किसी भी देश में अनेक सेवाएं होती हैं, जैसे कि सभी को अस्पताल चाहिए, शिक्षा संस्थाएं चाहिए, फिर डाक तार व्यवस्था भी चाहिए, थाना भी चाहिए, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा, अनेकों चीजों की आवश्यकता होती है, और इन्हें हम बुनियादी सेवाएं कहते हैं, क्योंकि इसके बिना ना तो समाज तरक्की कर सकता है ना ही देश। इसीलिए इस जो है इसके संचालन की जिम्मेवारी भी सरकार उठाती है, खास तौर पर जब कोई देश जो है विकासशील हो। अब अगर किसी क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी सरकार उठाती है तो नेचुरली वो सेवाएं जो है विकास करेंगी, अर्थात बुनियादी सेवाओं का सरकार के द्वारा पूरा किया जाना भी तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व का एक कारण है। फिर हम बात करेंगे दूसरे कारण की। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जितनी अधिक वृद्धि होगी, अर्थात जितनी कृषि में वृद्धि होगी, जितनी उद्योगों में वृद्धि होगी, उतनी ही तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। कैसे? क्योंकि तीनों क्षेत्र आपस में पारस्परिक निर्भर हैं। अब देखिए, अगर अच्छी कृषि हुई है, अच्छी कपास हुई है, अच्छी गेहूं हुई है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन के साधनों की, ताकि उन्हें उद्योगों तक पहुंचाया जा सके। और जब हम उसे उद्योगों तक पहुंचाएंगे और वहां वो चीज बन जाती है तो वापस हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब हमें वापस से परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी तो इसीलिए फिर हमें प्राथमिक क्षेत्र पे जाना होगा।
या फिर हमें जो द्वितीय क्षेत्र में हमने सामान बनाया है वो हमें मंडियों तक पहुंचाना है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, उसके लिए भी हमें क्या होगा, तृतीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितना अधिक प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा उतना अधिक तृतीय क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, पारस्परिक निर्भर करते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जितना अधिक उत्पाद होगा, जितना अधिक उत्पाद का अर्थ है जितनी अधिक फसल होगी, अर्थात मध्यवर्ती वस्तुएं बनेगी, और जितने अधिक अंतिम वस्तुएं बनेंगी उतना ही अधिक तृतीय क्षेत्र जैसे परिवहन की मांग बढ़ेगी। पहले क्या होता था, एक आधी गाड़ी में काम चल जाता था, लेकिन आज देखिए कितने अधिक परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उतना ही अधिक हमें व्यापार में भी आवश्यकता पड़ती है। अब अगर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा तो क्या होगा, हमें व्यापार भी करना पड़ेगा, तो व्यापार की भी आवश्यकता होगी। अब प्राथमिक क्षेत्र का विकास हो रहा है तो हमें बैंकिंग की आवश्यकता भी होगी, सूचना और संचार की आवश्यकता भी होगी। आज फोनों पे देखिए कितने सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए जितना अधिक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा उतना ही अधिक तृतीय क्षेत्र का भी योगदान बढ़ेगा। फिर है तीसरा कारण, जैसे जैसे आय बढ़ती है। देखिए पहले क्या था कि अधिक से अधिक जो इनकम थी वो 10,000 होती थी, और आज वो संख्या किसमें है, लाखों में है। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो क्या होगा कि लोग अब रेस्टोरेंट जाना चाहेंगे, दूसरे स्थानों पर पहाड़ों पर घूमना चाहेंगे, शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करना चाहेंगे। अब वो सरकारी नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में जाना चाहेंगे। अब वे अपने बच्चों को विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहेंगे, और व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग भी बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब आय बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड किसकी बढ़ेगी, मांग किसकी बढ़ेगी, रेस्टोरेंट की, पर्यटन की, शॉपिंग मॉल्स की, निजी अस्पतालों की, निजी विद्यालयों की। और जब इनकी मांग बढ़ेगी तो नेचुरली इन सेवाओं का विकास होगा। देखिए जब तक हम किसी वस्तु की मांग नहीं करेंगे तो वो वस्तु हमारे लिए कोई बनाएगा ही क्यों। यदि हमें माचिस की आवश्यकता है, माचिस की मांग करते हैं हमें दुकानदार से जाके कि हमें माचिस चाहिए, तभी दुकानदार जो है वो उद्योग तक ये बात पहुंचाएगा कि माचिसें बनाई जाए। इसीलिए जैसे जैसे रेस्तरां की, पर्यटन की, शॉपिंग मॉल की, निजी अस्पतालों की मांग बढ़ेगी, और मांग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही है, तब क्या होगा कि इन सेवाओं का, तृतीयक सेवाओं का विकास होगा। तभी लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, तभी लोग शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, तभी लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। उसके बाद है चौथा कारण। आप आसानी से समझ सकते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इनका पिछले कुछ सालों में कितना अधिक विकास हुआ है। हम इन्हें नवीन सेवाएं भी कह सकते हैं क्योंकि ये पहले नहीं थी। आज हम देख सकते हैं कि हम टाइपराइटर से एक मोबाइल पर आ गए हैं। जो काम हम पहले टाइपिंग से करवाते थे, टाइपराइटर पर करवाते थे, आज वो कंप्यूटरों पे होने लगे हैं। जो पहले एक बड़े से कंप्यूटर पे होते थे, फिर वो टैब ने स्थान ले लिया, टैब ने फिर मोबाइल ले लिया। आज पूरी दुनिया, हम अच्छे से देख सकते हैं, पूरी दुनिया सूचना और संचार के माध्यम के जरिए कैसे आपस में जुड़ गई है। इसीलिए इन नवीन सेवाओं के कारण भी तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत अधिक बढ़ा है। आज अगर हम कृषि भी करते हैं, हमें अपने मोबाइल की जरिए मौसम की जानकारी पता चल जाती है, और अन्य जानकारियां भी हमें पता चलती है। फिर है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। बात थी कि तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। हम समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में घटा है। कितना रह गया, 1/6। द्वितीय का सही 3 गुना बढ़ा है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान देखिए 5 गुना बढ़ा है। जबकि रोजगार में देखिए, रोजगार में 74% लोग थे, और अब भी
अब भी 49% है। 11% लोग पहले क्या थे, औद्योगिक क्षेत्र में थे, और 24 अभी भी है। यानी कि जितना सकल घरेलू में वो विकास हुआ है, उतना ही लगभग उतना ही रोजगार में द्वितीय क्षेत्र में हुआ है। बात है तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में पहले 15% लोग थे और आज भी डबल से कम है। अर्थात रोजगार के अंदर तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत कम है जितना होना चाहिए था। सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा है योगदान, लेकिन रोजगार में कम हुआ है। अर्थात आज भी उतने अधिक लोग जो हैं तृतीय क्षेत्र में जितने लगने चाहिए थे, उतने लोग तृतीय क्षेत्र में नहीं लगे हुए। वो कहाँ लगे हुए हैं? कृषि वाले क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? वस्तुओं के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी है वो 3 गुना बढ़ गई। औद्योगिक रोजगार में भी 3 गुना वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में तो बहुत अधिक गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में बहुत कम वृद्धि हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों वृद्धि नहीं हो पाई रोजगार में? देश के आधे से अधिक श्रमिक, जैसे हम पीछे देख के आए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में 49% लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंदर केवल 1/6 का ही योगदान है, छठा हिस्सा। जबकि दूसरे और तीसरे क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो योगदान है वो 5/6 है। इसीलिए इनमें ज्यादा लोग लगे होने चाहिए थे, लेकिन लोग क्या है? कम लगे हुए। इसका दूसरा अर्थ ये है कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन ही नहीं हुआ। लोग दूसरे और तीसरे में क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि अवसर नहीं है उनके पास, उतना रोजगार जो है वहां पर नहीं सृजित हुआ जितना होना चाहिए था। अर्थात कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, अगर उन्हें हटा दे तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक खेत है, ठीक है, 1 हेक्टेयर भी आप उसको मान सकते हैं, 1 एकड़ भी। इसमें 2 लोगों की ज्यादा से ज्यादा 3 की आवश्यकता है, क्योंकि इसने उतना ही उत्पादन देना है जमीन ने जितना इसने 2 लोगों के साथ देना है और जितना उसने 5 के साथ देना है। मान लीजिए यदि यहाँ 100 केजी चावल भी उत्पादित होता हो तो 5 लोगों के साथ भी वही उत्पादित होगा और 2 के साथ भी वही उत्पादित होगा। इसका मतलब यहाँ पर कम से कम भी 2 लोग जो हैं वो अधिक लगे हुए हैं, आवश्यकता से अधिक है। काम करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई। यह स्थिति ही, इसी स्थिति को जब कहीं पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और उन्हें हटा भी दिया जाए वहां से तो उत्पादन पर कोई असर ना पड़े, ऐसी स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद है बेरोजगारी क्या है? जब किसी काम करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी या बेरोजगारी। जब किसी काम करने के इच्छुक व्यक्ति को क्या है? प्रचलित मजदूरी पर उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, परंतु जब आवश्यकता से अधिक, हम दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं, जब आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों और उन्हें वहां से हटा दिया जाए और तब भी उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ना सिर्फ अल्प बेरोजगारी बल्कि छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और ये ऐसी जो बेरोजगारी है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रामीण कृषि क्षेत्र में, जैसे हमने पीछे देखा, और एक होती है शहरों में दुकानों पर या फिर जो प्लम्बर के रूप में कार्य कर रहे हैं, पंप सेट ठीक कर रहे हैं या मुरम्मत कार्य कर रहे हैं। उन्हें काम तो मिलता है लेकिन बहुत कम काम मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम अल्प बेरोजगारी की स्थिति में ही रखेंगे।
फिर हम बात करेंगे अल्प बेरोजगारी को समझने के लिए एक उदाहरण की। यहाँ एक किसान है लक्ष्मी, जिसके पास 2 हेक्टेयर जो है असिंचित भूमि है। असिंचित भूमि का अर्थ क्या होता है? असिंचित भूमि का अर्थ होता है जब उसकी भूमि जो है उस पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वो केवल वर्षा पर ही निर्भर करती है। फिर उसके बाद ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। उसके परिवार के 5 सदस्य इस पर काम करते हैं, सेम उसी 2 हेक्टेयर भूमि पर। और इतने क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसीलिए वो वहां पर लगे हुए हैं। एक भूस्वामी है सुखाराम, वो एक बड़ा जमींदार है और वो लक्ष्मी के पास आता है और लक्ष्मी के परिवार के 2 सदस्यों को खेतों में काम करने के लिए भाड़े पर ले जाता है। अब क्या है, लक्ष्मी के खेत में तो आवश्यकता जो थी वो केवल 2 व्यक्तियों की थी, अब 3 काम कर रहे हैं और 2 को काम जो है वो कहाँ मिल जाता है? सुखाराम के खेत में मिल जाता है। अर्थात लक्ष्मी को जो है अब अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो जाती है, अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। फिर आगे समझते हैं इस बात को कि अब लक्ष्मी के परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार अल्प बेरोजगारी जो थी उसे हम छिपी बेरोजगारी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसमें काम करता तो दिखाई देता है लेकिन क्षमता से बेहद कम। और अल्प बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दें और कहीं समुचित रोजगार पर लगा भी दें, ऐसा रोजगार जो उचित हो और सबके योगदान से किया जाए, तो कृषि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अन्य तृतीय क्षेत्र की सेवाएं जो है वो सृजित होती है। अल्प बेरोजगारी जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी होती है। मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसके 4 लड़के हैं, जबकि दुकान पर केवल 1 लड़के का ही काम है, जबकि 3 लड़के भी उसी दुकान पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्हें वहां से हटाकर कहीं दूसरी जगह कार्य पर लगा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुकान में जो इनकम होनी है वही इनकम होगी, तो वो भी एक अल्प बेरोजगारी का रूप है। प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत कार्य करने वाले हैं, ये सभी जो हैं, क्योंकि इन्हें काम पूर्ण रूप से नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा काम मिलता है, इसीलिए ये सब लोग जो हैं इसमें आते हैं, अल्प बेरोजगारी में आते हैं। अब जरूरत किसकी है कि लोगों के लिए ऐसे मौके सृजित किए जाएं ताकि उन्हें अतिरिक्त रोजगार मिल सके, जैसे कि लक्ष्मी के परिवार के 2 सदस्यों को मिला था। अब वो कैसे मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र में सरकार यदि व्यय करती है या फिर तृतीय क्षेत्र में यदि सरकार व्यय करती है तो लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के मौके या अवसर सृजित होंगे। रोजगार लोगों का बढ़ेगा तो नेचुरली लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी जो है उसकी 2 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। अगर वो जो है अपने खेत में किसी भी प्रकार का लोन लेके, ऋण लेके कुआं लगवा लेती है, ट्यूबवेल लगवा लेती है, तो सिंचाई के साधन हो जाएंगे। अगर सिंचाई के साधनों का विकास होता है तो ना सिर्फ वो अपने खेत में सिंचाई करके अच्छी फसल प्राप्त कर लेगी, बल्कि दूसरे के खेत में ठेके पे ले सकती है। दूसरा है परिवहन, व्यापार और फसलों के भंडारण सेवाओं पर विकास करके। अब अगर सिंचाई करने के बाद लक्ष्मी के खेत में अच्छी फसल होती है तो सरप्लस जो उसकी ग्रेन है, मतलब अधिशेष जो उसका फसल है, उसको उसे बाजार में बेचना होगा। बाजार लेके जाने के लिए उसे परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी। अच्छे समय पर और अच्छे व्यक्ति उसे अच्छे रेट देके खरीद ले, इसीलिए उसे व्यापार की आवश्यकता होगी। और यदि आज उसे अच्छा रेट नहीं मिल रहा तो उसे अपनी फसल को भंडारण करना होगा। भंडारण का मतलब उसे स्टोर करना होगा ताकि आने वाले समय में जब फसल के रेट अच्छे आए तो उसे बेच सके। यदि सरकार इन सेवाओं का विकास करती है तो
उससे भी रोजगार के साधन जो है बढ़ेंगे। अब अगर परिवहन के साधन होंगे तो कितने सारे लोगों को परिवहन के साधनों में काम मिलेगा, व्यापार है, व्यापार में काम मिलेगा। और यदि सरकार कोल्ड स्टोरेज या भंडारण के लिए कोई भी सुविधा देती है तो वहां पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही फायदा होगा लक्ष्मी को। तीसरा है, अब सरकार यदि ग्रामीण सड़कों का निर्माण करती है तो लोग या किसान बड़ी आसानी से अपनी फसलों को शहरों तक पहुंचा पाएंगे। फिर है तृतीय क्षेत्र में व्यय करके, कैसे? पर्यटन और शिल्प उद्योग का विकास करके। क्या आपको पता है कि पर्यटन क्षेत्र में प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोग जो हैं रोजगार प्राप्त करते हैं। अर्थात जितना अधिक पर्यटन क्या होता है? जब हम घूमने के लिए दूसरे स्थानों पर, दूसरे राज्यों में, पहाड़ों पर मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं तो उसे हम पर्यटन कहते हैं। और शिल्प उद्योग होंगे, उनका भी यदि विकास किया जाएगा, जहां पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएंगी तो उससे क्या होगा? तृतीय क्षेत्र का विकास होगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करके, संचार के साधनों का विकास करके, इंटरनेट बैंकिंग का विकास करके भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से आज कितने लोग, सैकड़ों, हजारों, लाखों में लोग जो हैं कॉल सेंटरों में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके, जितने अधिक सरकार अस्पताल खोलेगी तो उन अस्पतालों में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होते बल्कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अलकर्मी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, हमारे देश में कितनी बड़ी जनसंख्या है और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। यदि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करती है तो उससे लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन हो सकता है। कैसे? सिर्फ वो ही नहीं जो वहां स्कूल में पढ़ाते हैं, बल्कि वे लोग भी इसमें आएंगे जो उन स्कूलों को बनाते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उसके निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा, शिक्षा में भी सुधार होगा। ना सिर्फ तृतीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे बल्कि हम ऐसी मानव पूंजी का विकास भी कर पाएंगे, स्वस्थ लोगों का विकास कर पाएंगे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का विकास निर्माण कर पाएंगे, जो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में जाकर भी जो है हमारे लिए विदेशी पूंजी कमाएंगे। उसके बाद है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगभग 625 जिलों में काम के अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाया है। कितने जिलों में? 625 जिलों में काम का अधिकार, अर्थात काम करना हमारा अधिकार है, हम सरकार से काम मांग सकते हैं, सरकार को हमें काम देना होगा। यदि सरकार काम नहीं देती तो क्या देगी? फिर भत्ता देना होगा। इसे कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, क्योंकि ये बनाया कब गया था? 2005 में। इसे मनरेगा या नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की आवश्यकता है, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 100 दिन, कितने दिन होते हैं टोटल? 365 या 366, उसमें से 100 दिन जो है रोजगार की गारंटी देती है एक परिवार में से कम एक व्यक्ति को। और सरकार की ये पॉलिसी होती है कि ये जो काम है अधिकतर महिलाओं को दिया जाए, ताकि महिलाएं जो है अपने घर का भरण पोषण आसानी से कर पाए। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है फिर वो क्या देती है? लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। तो इसीलिए जो सरकार है वो अधिकतर रूप से जो है ऐसे क्षेत्रों पर लोगों को रोजगार देती है जिससे भूमि का उत्पादन बढ़े और जहां लोगों के लिए सेवाओं का सृजन हो, ताकि देश जो है तरक्की की राह पर बढ़ सके। इस नियम के अधिनियम के अंतर्गत उन कामों को भी वरीयता दी जाती है जिससे भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए मनरेगा जो है ये एक मील के पत्थर के रूप में कार्य कर रहा है हमारे देश के गरीब लोगों के लिए,
जहां उन्हें रोजगार मिलता है, जहां वे रोजगार के जरिए आत्म सम्मान और आत्मनिर्भर बनकर एक सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही कल हम जो है संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात करेंगे, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे। और आज हम अपना लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।